नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शीरीन। वक्त स्पेशल रिपोर्ट का हो गया। तमाम खबरें विस्तार से आपके सामने रखेंगे। अब स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे कि शी जिनपिंग G20 से आखिर क्यों मिसिंग। इतिहास देखिए एक दिन में नहीं बनता, लेकिन इतिहास बनाने के लिए एक एक दिन जरूरी होता है और 9 सितंबर की तारीख दुनिया के इतिहास में एक ऐसा ही दिन बन चुकी है। दिल्ली में हो रही G20 समिट में भारत को बड़ी कामयाबी मिल चुकी है। G20 समिट में सभी सदस्य देशों के बीच संयुक्त बयान को लेकर सहमति बन गई है। 37 पन्नों के घोषणा पत्र में आतंकवाद के सभी तरीकों की निंदा की गई। घोषणा पत्र में 4 बार यूक्रेन का जिक्र है, जबकि 9 बार आतंकवाद शब्द का जिक्र हुआ है। चीन का एक बार भी जिक्र नहीं है। तो फिर सवाल यह है कि चीन क्यों डरा हुआ है? सवाल इसीलिए क्योंकि जब दिल्ली दुनिया की रीति और नीति का केंद्र बनी हुई है, तब खुद को सुपर लीडर का तमगा देने वाले चाइनीज प्रेसिडेंट यानी शी जिनपिंग गायब क्यों हैं? शी जिनपिंग क्यों G20 समिट में शामिल होने नहीं आए? G20 से जिनपिंग की गुमशुदगी की असल वजह क्या है? यह रिपोर्ट आपको विस्तार से बताएगी। जरा गौर से देखिएगा। अद्भुत, अतुलनीय और अविश्वसनीय। दुनिया मेहमान है, हिंदुस्तान मेजबान है। ये महज तस्वीर नहीं है, ये भारत की हजारों सालों की विरासत का आईना है, जो 21वीं सदी में दुनिया को आगे बढ़ने, साथ चलने और मिलकर रहने का रास्ता बता रहा है। आज G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत पूरी दुनिया का आह्वान करता है कि हम मिलकर सबसे पहले इस ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट को एक विश्वास, एक भरोसे में बदलें। यह हम सभी के साथ मिलकर चलने का समय है। भारत की G20 प्रेसिडेंसी देश के भीतर और देश के बाहर इंक्लूजन का, सबका साथ का प्रतीक बन गई है। देश की राजधानी दिल्ली में दुनिया के दिग्गज जुटे हुए हैं। दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका से लेकर यूरोप और ऑस्ट्रेलिया तक के लीडर ऐतिहासिक समिट के गवाह बन रहे हैं और यही बात हमारे पश्चिम से लेकर उत्तर वाले पड़ोसी तक को अखर रही है। यही वजह है कि जब दुनिया बदलती और निरंतर बढ़ते भारत की गवाह बन रही है, तब चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग कोप भवन में बैठे हैं। सवाल यह है कि चाइनीज प्रेसिडेंट G20 समिट में क्यों शामिल नहीं हुए? शी जिनपिंग को दिल्ली आने से क्यों डर लग रहा है? जिनपिंग के G20 समिट में शामिल न होने की सबसे बड़ी वजह क्या है? 4 सितंबर को चीन के विदेश मंत्रालय ने बताया था कि G20 शिखर सम्मेलन में राष्ट्रपति शी जिनपिंग शामिल नहीं होंगे। जिनपिंग की जगह चीन के प्रधानमंत्री ली कीयांग समिट में हिस्सा लेने पहुंचे हैं। चीन की तरफ से जिनपिंग के समिट में हिस्सा न लेने के पीछे कोई वजह नहीं बताई गई है। ऐसे में जिनपिंग की गैर मौजूदगी पर सवाल उठने लाजमी है। शी जिनपिंग 2012 में चीन के राष्ट्रपति की गद्दी पर बैठे थे। तब से लेकर अब तक उन्होंने G20 की हर एक बैठक में हिस्सा लिया है। केवल कोरोना महामारी की वजह से रोम समिट में वो शामिल नहीं हो सके थे। लेकिन इस बार ऐसी कौन सी आफत आ पड़ी कि जिनपिंग ने दिल्ली आने से इनकार कर दिया? जिनपिंग के G20 में शामिल न होने के पीछे अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि इसके पीछे चीन में छिड़ी बगावत भी वजह हो सकती है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक हेबेई प्रांत के बेईदेह में
चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं की सालाना बैठक हुई। रिपोर्ट में कहा गया कि इस मीटिंग में शी जिनपिंग को लेकर सवाल उठाए गए। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के पूर्व नेताओं की इस बैठक को अक्सर सीक्रेट रखा जाता है, लेकिन पहली बार इस मीटिंग में हुए फैसले सामने आने से बीजिंग के तख्त की चूलें हिल गई हैं। यही वजह है कि जिनपिंग ने दिल्ली आने की बजाय घर में लगी बगावत की आग को बुझाना माकूल समझा। शी जिनपिंग के भारत न आने की एक वजह बॉर्डर पर चीन की करतूत को भी माना जा रहा है। चीन लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक लगातार चालबाजी करता रहा है। माना जा रहा है इसी वजह से चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत नहीं आए। क्या यही वो वजह है? जिनपिंग के दिल्ली न आने की क्रोनोलॉजी समझनी है तो इन तस्वीरों को देखिए। साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स देशों के सुरक्षा सलाहकारों की मीटिंग हुई थी। 24 जुलाई को हुई इस मीटिंग में भारत के एनएसए अजीत डोभाल भी शामिल हुए, जहां उन्होंने चाइनीज प्रतिनिधि यांग ली से मुलाकात की। इसके 2 हफ्ते बाद 7 अगस्त को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच सीमा विवाद पर बात चल रही थी। 13-14 अगस्त को लद्दाख में भारत और चीन की कमांडर लेवल की बैठक हुई, जिसमें मामले को तेजी से सुलझाने पर सहमति बनी। मीटिंग के दौरान सैन्य और कूटनीतिक दोनों तरीकों से बातचीत पर भी सहमति बनी। 23 अगस्त को जोहान्सबर्ग में हुई ब्रिक्स समिट में पीएम मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात हुई। इसके बाद चीन से सुधरने की उम्मीद पुख्ता हुई थी, लेकिन चंद रोज बाद ही ड्रैगन ने जहर उगलना शुरू कर दिया। अगस्त के आखिरी हफ्ते में एक नक्शा जारी कर दिया। नक्शे में अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा कब्जाया गया था। भारत ने इसे बेतुका करार दिया। जिनपिंग को पता है कि दुनिया चीन की करतूतों से वाकिफ हो चुकी है। असल में चीन चाहता है कि दुनिया उसके मुताबिक चले, लेकिन G20 की नई दिल्ली समिट में भाग ना लेकर जिनपिंग ने कैसे अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारी है, ये जानना भी जरूरी है। दुनिया के एक छोर से दूसरे कोने तक के नेता दिल्ली में जुटे हैं। हिंदुस्तान की राजधानी से 21वीं सदी में दुनिया की रीति और नीति की धुरी तय की जा रही है। एक तरफ चीन अलग थलग पड़ चुका है, तो दूसरी तरफ भारत ने चीन को उसी की चाल से बड़ी मात कैसे दे दी है, प्रधानमंत्री मोदी के ऐलान से समझिए। सबका साथ की भावना से ही भारत ने प्रस्ताव रखा था कि अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता दी जाए। मेरा विश्वास है कि इस प्रस्ताव पर हम सबकी सहमति है। आप सबकी सहमति से आगे की कार्रवाई शुरू करने से पहले मैं अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं। इसके बाद दुनिया के तमाम नेताओं की तालियों की गड़गड़ाहट के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कोमोरोस संघ के राष्ट्रपति और अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष अजाली ओस्मानी को G20 के सदस्य देशों के साथ आसन पर बिठाया। पीएम मोदी ने भी गले लगाकर अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष को G20 में शामिल होने पर बधाई दी। लेकिन ये सिर्फ तस्वीर भर नहीं है, ये चीन को सबसे बड़ी चोट है। पीएम मोदी के ऐलान के बाद अफ्रीकी यूनियन अब औपचारिक रूप से G20 का स्थायी सदस्य बन गया है। सवाल यह है कि इससे चीन पर क्या फर्क पड़ेगा? जवाब ऐसे समझिए। पिछले 20 सालों में अफ्रीका में सबसे ज्यादा चीन ने निवेश किया है। चीन ने पिछले 10 सालों में अफ्रीकी देशों को 134 बिलियन डॉलर यानी 11 लाख करोड़ रुपए का कर्ज दिया है। वर्ल्ड बैंक की 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक अफ्रीकी देशों के बाहरी कर्ज में 43% की बढ़ोतरी हुई है। भारत और चीन के साथ साथ ब्राजील और अफ्रीका को मिलाकर ग्लोबल साउथ माना जाता है। चीन लंबे वक्त से ग्लोबल साउथ का नेता बनने के लिए भारत से होड़ लगा रहा है। अफ्रीका का कोई ऐसा देश नहीं जहां माओ के मुल्क के सूदखोरों की घुसपैठ न हो। इनमें से 22 देश ऐसे हैं
जो चीन की चाल से पूरी तरह दिवालिया हो चुके हैं। ये देश चीन का कर्जा लौटाने में नाकाम है। विस्तारवादी बुद्धि वाला माओ का मुल्क इन देशों को भी निगलने को तैयार बैठा है। ऐसे में अफ्रीकी यूनियन का G20 का मेंबर बनना चीन के लिए सबसे बड़ा झटका है। जिनपिंग की G20 से गुमशुदगी की वजह सिर्फ इतनी ही नहीं है, इसकी एक और वजह अमेरिका भी है। अमेरिका और चीन के बीच की तनातनी दुनिया से छिपी नहीं है। दोनों के रिश्ते इतिहास के सबसे नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। खासतौर से ताइवान को लेकर चीन की आक्रामकता अमेरिका को परेशान करती है। ऐसे में अमेरिका को भारत के तौर पर साउथ एशिया में एक मजबूत रणनीतिक साझीदार मिल गया है। सवाल यह है कि इससे चीन क्यों बौखलाया हुआ है। लद्दाख की बुलंदियों से लेकर हिंद महासागर की गहराइयों तक चीनियों को हमारे जांबाजों ने हर बार सबक सिखाया है। इसीलिए चीन को पता है कि मौजूदा वक्त में बीजिंग पर बारूद बरसाने की कुव्वत सिर्फ 140 करोड़ हिंदुस्तानियों में ही है और यही बात अमेरिका भी जानता है। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन चुका है। दोनों देशों के बीच कारोबार रिकॉर्ड 130 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। कॉमर्स मिनिस्ट्री के आंकड़ों के मुताबिक 2022-23 में भारत और अमेरिका के बीच कारोबार 7.65% बढ़ा, जबकि इसी दौरान चीन के साथ कारोबार में 1.5% की गिरावट हुई। खास बात यह है कि अमेरिका से पहले चीन भारत का सबसे बड़ा कारोबारी पार्टनर था, लेकिन अब चीन पीछे छूट चुका है। यही वजह है कि अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन दिल्ली पहुंचने के फौरन बाद पीएम मोदी से मिलने पीएम आवास पहुंचे। पीएम मोदी ने 2024 क्वाड समिट के लिए बाइडेन को न्योता दिया। अमेरिका ने 2028 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के लिए भारत को समर्थन दिया। नासा और इसरो मिलकर अंतरिक्ष में अब एस्ट्रोनॉट भेजेंगे। दोनों देशों में 6G तकनीक पर साथ काम करने पर सहमति बनी है। अमेरिका से 31 MQ-9B ड्रोन डील पर चर्चा हुई। भारत में GE F414 जेट इंजन बनाने के समझौते पर बातचीत हुई। क्वांटम क्षेत्र में भारत अमेरिका के बीच सहयोग पर सहमति बनी। अमेरिका और भारत के बीच सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा होगी। छोटे मॉड्यूलर परमाणु रिएक्टरों पर समझौता हो सकता है। यही वजह है कि दुनिया के सबसे बड़े और सबसे पुराने लोकतंत्र की दोस्ती से बीजिंग का तानाशाह बौखलाया हुआ है। जिनपिंग भले ही G20 समिट में न आकर खुद को एशिया का लीडर समझने के मुगालते में जी रहे हों, लेकिन दिल्ली से दुनिया भारत के ग्लोबल लीडर बनने की राह प्रशस्त होते देख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP न्यूज। तो अब यहाँ सवाल यह है कि कल क्या होगा, यानी 10 सितंबर को G20 में शामिल मेहमान क्या करने वाले हैं और क्यों जो कुछ कल होने वाला था उसमें से कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति आज ही बन गई। नई दिल्ली G20 लीडर समिट डिक्लेरेशन पर सहमति बनी। मैं इस डिक्लेरेशन को एडॉप्ट करने की घोषणा करता हूं। G20 में 10 सितंबर को जो होने वाला था वो 9 सितंबर को ही हो गया। एजेंडा मोदी ने 9 सितंबर यानी पहले दिन की बैठक में ही सेट कर दिया। G20 समिट में भारत के लिए ये बड़ी कामयाबी है। नई दिल्ली लीडर्स घोषणा पत्र को मंजूरी मिल गई। घोषणा पत्र पर सदस्य देशों की सहमति बन गई। The summit has adopted the G20 New Delhi Leaders Declaration. The message of our presidency, as you are all aware, is that we are one earth, one family, and we share one future. 37 पन्नों के घोषणा पत्र में किन बिंदुओं को रखा गया है उनके बारे में गहराई से समझने से पहले दूसरे दिन के कार्यक्रम पर एक नजर डालते हैं। 10 सितंबर सुबह 8:15 बजे से 9 बजे तक राजघाट पर नेताओं और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख जाएंगे। इस दौरान राजघाट पर लीडर्स लाउंज के अंदर शांति दीवार पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। सुबह 9 बजे से 9:20 तक महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी। वहां महात्मा गांधी के पसंदीदा भक्ति गीतों का लाइव प्रदर्शन भी होगा।
सुबह 9:20 पर नेता और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख अलग अलग काफिलों में लीडर्स लाउंज के लिए प्रस्थान करेंगे। सुबह 9:40 से 10:28 तक भारत मंडपम में नेताओं और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख फिर एक जगह आएंगे और भारत मंडपम के लेवल 2 के साउथ प्लाजा में वृक्षारोपण करेंगे। सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक भारत मंडपम के लेवल 2 के समिट हॉल में तीसरा सत्र वन फ्यूचर पर होगा। शेड्यूल के मुताबिक नई दिल्ली लीडर्स घोषणा पत्र 10 सितंबर को जारी होने वाला था, लेकिन उसे पहले जारी कर पीएम मोदी ने सबको चौंका दिया। अभी एक खुशखबरी मिली है। हमारी टीम्स के हार्डवर्क से और आप सभी के सहयोग से नई दिल्ली G20 लीडर्स समिट डिक्लेरेशन पर सहमति बनी है। मेरा प्रस्ताव है कि इस लीडर्स डिक्लेरेशन को भी एडॉप्ट किया जाए। मैं इस डिक्लेरेशन को एडॉप्ट करने की घोषणा करता हूं। G20 समिट से पीएम मोदी ने दुनिया को संदेश दिया कि 21वीं सदी का समय नई दिशा देने वाला है। सबको साथ मिलकर काम करना है और पूरी दुनिया के बीच दूरियों को खत्म करना जरूरी है। यही बात घोषणा पत्र में भी दिखी। आज के पहले दिन वन अर्थ और वन फैमिली के सेशंस के माध्यम से G20 के राष्ट्रों ने अनेक जो वैश्विक समस्याएं हैं उनके ऊपर अपने विचार मंथन को किया है। G20 की खबर के बीच जो सबसे जरूरी बात थी, जिस पर दुनिया की निगाह थी, जिसे लेकर असमंजस की स्थिति थी, वो साफ हो गई। घोषणा पत्र में यूक्रेन के युद्ध का जिक्र हुआ। एक तरफ जहां इस बात की आशंका जताई जा रही थी कि रूस और यूक्रेन की जंग को लेकर के तमाम देशों के अलग अलग पोजीशंस की वजह से इस बार G20 लीडर्स समिट में डिक्लेरेशन आ ही ना पाए, वहीं एक दिन पहले ही डिक्लेरेशन का आ जाना प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी कूटनीतिक जीत कहा जा सकता है। प्रधानमंत्री के सामने इस बात की चुनौती थी कि आखिर बातों को कैसे कहा जाए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। आखिरकार भारत इसको अचीव करने में कामयाब हुआ और जो डिक्लेरेशन आया उसमें साफ तौर पर यह बात तो खुल करके कही गई कि यूएन चार्टर का पालन करना चाहिए। किसी भी देश को किसी भी देश के खिलाफ हमला करने का कोई हक नहीं है। किसी भी तरह के न्यूक्लियर वेपन्स के इस्तेमाल करने का आज़ादी नहीं है। इसको किसी भी तरह से कबूल नहीं किया जाएगा। लेकिन इससे भी कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण ये बात रही कि सारी बात तो कह दी, लेकिन रूस का कहीं पर नाम भी नहीं लिया गया। डिक्लेरेशन में 4 बार यूक्रेन का जिक्र है। घोषणा पत्र में कहा गया कि आज का समय युद्ध का नहीं। युद्ध को लेकर घोषणा पत्र में रूस का जिक्र नहीं है, सिर्फ यूक्रेन युद्ध का जिक्र किया गया। We assumed the presidency at a challenging time of geopolitical tension. The Indian presidency has worked to ensure that these divergences don't overshadow. घोषणा पत्र में यूक्रेन में व्यापक, न्याय संगत और स्थायी शांति का आह्वान किया गया। सदस्य देशों से इलाकों पर कब्जा करने के लिए ताकत के इस्तेमाल या किसी भी देश की क्षेत्रीय अखंडता के खिलाफ कार्य करने से बचने का आग्रह किया गया है। घोषणा पत्र में ये भी जोर देकर कहा गया है कि परमाणु हथियारों का उपयोग या उपयोग की धमकी अस्वीकार्य होनी चाहिए। महाशक्तियों के बीच में एक वर्चस्व की प्रतिद्वंदिता चल रही है। यूक्रेन का युद्ध जारी है और यूक्रेन के युद्ध की वजह से पूरे विश्व की जो आर्थिक तंत्र है, जो इकोनॉमिक सिस्टम है, उसके ऊपर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। चाहे वो एनर्जी सप्लाई चेन्स हो, चाहे वो फूड सप्लाई चेन्स हो, चाहे वो फर्टिलाइजर सप्लाई चेन्स हो, वो सीवियरली स्ट्रेस्ड आउट हुए हैं। इसके ऊपर बहुत नकारात्मक असर पड़ा है। यूक्रेन संघर्ष को लेकर आम सहमति नहीं बन पाने के चलते भारत ने शुक्रवार को जियोपॉलिटिक्स के पैराग्राफ को खाली छोड़ दिया था ताकि इसे लेकर कोई विवाद न हो। अब पैराग्राफ में कुछ बदलाव के बाद इस घोषणा पत्र को स्वीकार कर लिया गया है। ये भारत की कूटनीतिक स्तर पर बड़ी जीत मानी जा रही है। यूक्रेन के अलावा कई महत्वपूर्ण मुद्दों को घोषणा पत्र में शामिल किया गया है, जिनमें मजबूत, टिकाऊ, संतुलित और समावेशी विकास, SDG पर प्रगति में तेजी लाना,
सतत भविष्य के लिए हरित विकास समझौता, 21वीं सदी के लिए बहुपक्षीय संस्थान, तकनीकी परिवर्तन और डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा, इंटरनेशनल टैक्सेशन, लैंगिक समानता और सभी महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाना, वित्तीय क्षेत्र के मुद्दे, आतंकवाद और मनी लॉन्ड्रिंग का मुकाबला करना और अधिक समावेशी विश्व के निर्माण का जिक्र है। वर्तमान समय में जो पूरा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जिस तरीके की चुनौतियों को से जूझ रहा है, चाहे वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बनाए रखने की चुनौती हो, चाहे वो वातावरण परिवर्तन के संकट से जूझने का विचार हो, या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हासिल करने का लक्ष्य हो, उन सभी विषयों पर आज एक गंभीर मंत्रणा की गई है। और जाहिर है कि इस पूरे मंत्रणा को, इस पूरे डिलिब्रेशन को वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ भारत ने आयोजित किया है। घोषणा पत्र पर आम सहमति बनने के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, दिल्ली घोषणा पत्र का पारित होना एक बड़ी उपलब्धि है। ये भी तय हुआ कि खाद्य सुरक्षा, पोषण और प्रौद्योगिकी की परिवर्तनकारी भूमिका पर ध्यान दें। एक भावी गठबंधन के बारे में विस्तार से बताया गया है। साथ ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि G20 घोषणा पत्र में परिवर्तन, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे पर ध्यान देने के साथ ही प्रौद्योगिकी की समावेशी भूमिका पर प्रकाश डाला गया है। G20 ने भारत को विश्व के लिए तैयार करने और विश्व को भारत के लिए तैयार करने में योगदान दिया है। 28 जनवरी 1933 यही तारीख थी जब दुनिया पाकिस्तान शब्द से वाकिफ हुई थी। 90 साल बाद 2023 में पाकिस्तान फिर इतिहास की किताबों में गुम होने की कगार पर खड़ा हुआ है। इसीलिए शुरुआत पाकिस्तान से ही करते हैं, क्योंकि जिस वक्त दुनिया G20 के जरिए हिंदुस्तान की ताकत और काबिलियत से रूबरू हो रही है, तब पाकिस्तानी अपने पाकिस्तानी होने के मुकद्दर पर आंसू बहा रहे हैं। बॉर्डर पार के हुक्मरान से लेकर अवाम तक G20 की ही चर्चा कर रही है। जहां दुनिया में भारत की वाह वाह हो रही है, वहीं हमारा पड़ोसी आतंकी मुल्क अपने हालात को लेकर कैसे आंसू बहा रहा है, इस सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। भारत मेजबान, दुनिया मेहमान, सदमे में क्यों पाकिस्तान? पूरी दुनिया के लिए एक चांद बन गया है। चांद पे जाने के बाद, उसका लैंडिंग के बाद आप देखिए उसकी वो हर चीज़ का एक जो ग्रो है वो ज़्यादा हो गई है। किसी के चेहरे पर आप मुस्कुराहट है, इन्होंने लोगों की मुस्कुराहटें छीन ली हैं। ठीक है, इन्होंने लोगों से उनका जीने का हक छीन ली है। आप देख लें, इंडिया जो है, इंडिया हमारे साथ आज़ाद हुआ है, आज कहाँ चला गया? बाइडेन दिल्ली आए, पाकिस्तानी क्यों बिलबिलाए? हमें तो अमेरिका ही चला रहा है, हम तो गुलाम हैं। अगर अमेरिका चलाता तो अमेरिका आता ना यहाँ पर। इंडिया जा रहा है, पाकिस्तान नहीं आ रहा। बस यही तो वजूहात हैं। हिंदुस्तान का आसमान पाताल में समाता पाकिस्तान। कभी मौका मिला इस मुल्क से निकलने का तो कभी इस मुल्क के अंदर अपनी कब्र भी नहीं बनने देनी। पाकिस्तान में नहीं रहना है, पाकिस्तान से जिंदा भागना है। लाहौर के लंपटों से लेकर कराची के करामातियों तक पाकिस्तानी यही कह रहे हैं और सही कह रहे हैं। दो नारे लगाना चाहता हूँ, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान से जिंदा भाग। और बस दो बातें करना चाहता हूँ। पाकिस्तान के अंदर पैसा बहुत ज़्यादा है। कराची के अवाम के पास इतना पैसा है कि उनके अंदर कमरे फुल भरे हुए हैं। मैं यही कहूँगा, आप एजुकेशन लें पाकिस्तान में, देन आप मूव कर जाएं अब्रॉड में। पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है, पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है। तो पाकिस्तान का फिर फ्यूचर आप मतलब हम और आप ही फ्यूचर है ना। तो मैं तो ट्राई करूँ बाहर जाने की। नहीं, वो आपकी बात ठीक है, आप भी चले गए, मैं भी चला गया। लेट्स फॉर एग्जांपल दे रहा हूं। यहाँ पे सिर्फ कौन आ गए? ब्यूरोक्रेट्स आ गए और पॉलिटिशियंस आ गए। पाकिस्तान में सिर्फ वही है, वहाँ यहाँ पे कमा सकते हैं, वही कमाई कर सकते हैं पाकिस्तान में। और भाई जैसे लोग जो मिडिल क्लास तबका है, वो यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता। पाकिस्तानी एक दूसरे को मुल्क छोड़ने का मशवरा नहीं दे रहे, बल्कि ये भी कह रहे हैं कि काश हम हिंदुस्तान में होते। असल में बॉर्डर पर कान लगाकर रहने वाले पाकिस्तानियों को जब से दिल्ली में दुनिया के दर्शन हुए हैं, तभी से जिन्ना के सियासी वारिसों की
बची खुची आस भी खाक हो चुकी है। इंडिया अपने मुल्क के बारे में और अवाम के बारे में सोचता है, और यहाँ पर हुकूमतें आती हैं, अगर कोई मल्टीनेशनल कंपनियाँ यहाँ पर आती हैं तो वो पहले पूछती हैं हमारा फ़ायदा क्या होगा, हमारा फ़ायदा क्या होगा। इंडिया वाले भी परसेंटेज लेते हैं, लेकिन वो पहले पूछते हैं हमारे मुल्क का क्या फ़ायदा होगा और पब्लिक का क्या फ़ायदा होगा, फिर वो पूछते हैं हमें क्या मिलेगा। जिक्र भर छेड़ने की देर होती है, भूखे पेट पाकिस्तानियों की पीड़ा जुबां पे आ जाती है। वैसे ये वही पाकिस्तानी हैं जिनकी नस्लें 7.5 दशक से हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगलती रही है, लेकिन जब थाली परमानेंट खाली हो चुकी है तो हिंदुस्तान याद आने लगा है। इंडिया में इस टाइम मीटिंग हो रही है, दुनिया की सबसे बड़ी मीटिंग हो रही है। दुनिया के बड़े बड़े जो उनसे कंट्रीज हैं ना, अमेरिका कह ले, यूके कह ले, फ्रांस कह ले, जितने भी, तुर्की इवन कह ले, जितने भी बड़े कंट्रीज हैं जिनका नाम है वो सब जुड़ के बैठे हैं। इंडिया में क्या कर रहे होंगे आपके ख्याल से? ये जो हमारे मुल्क के खिलाफ चल रहे हैं ना, ये बना रहे हैं ये प्रोग्राम, ठीक है। तो इनका बेड़ा करके अभी ये हुकूमत को मौका मिला है, ठीक है। जितने भी ये 4 वजीर हैं इनको कटहरे में लाना चाहिए। जिस वक्त पूरी दुनिया हिंदुस्तान की ताकत और काबिलियत से रूबरू हो रही है, तब पड़ोस का आतंकी मुल्क अपने बर्बाद अंजाम पर यूं ही आंसू नहीं बहा रहा। मुल्तान के मोहल्लों से लेकर क्वेटा की कॉलोनी में G20 को लेकर बहस आम है, और वो भी क्यों नहीं, G20 की ताकत जान लीजिए। 85% योगदान दुनिया की जीडीपी में, 75% हिस्सेदारी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में, 60% भागीदारी विश्व की जनसंख्या में, 80% सहयोग दुनिया के कुल निवेश में। जब दुनिया के एक छोर से दूसरे कोने तक तरक्की के हिस्सेदार मुल्क साथ हों, तो पाकिस्तान जैसे पिद्दी और आतंकी मुल्क में मातम होना लाजमी है। हालात ये है कि पाकिस्तानी G20 का पूरा प्रोग्राम याद कर बैठे हैं। G20 के हवाले से तो मीटिंग्स होंगी ही, लेकिन साथ ही साथ 15 के करीब बायलैटरल मीटिंग होगी, जिसमें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मुख्तलिफ कंट्रीज के हेड ऑफ स्टेट के साथ मिलेंगे और उनमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के हवाले से बात हो सकती है, उनमें बहुत से ऐसे इशू, इकॉनमी को लेकर बात हो सकती है। दूसरी साइड पर पाकिस्तान की बात करें तो हमारे प्राइम मिनिस्टर इस टाइम कहाँ पर मौजूद हैं, किन मसरूफियात में मौजूद हैं। और अगर बात करें यूएस की, तो बाकायदा तौर पर यूएस ऑफिशियल की तरफ से उर्दू में ये स्टेटमेंट, हिंदी में ये स्टेटमेंट आई है कि हम इंडिया के साथ मिल के काम करना चाहते हैं। जबकि पाकिस्तान की बात करें तो हमें यूएस का वीजा मिलना ही बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान में ये मातम आज का नहीं है। कश्मीर में G20 की बैठक के बाद से ही आतंकी मुल्क घड़ियाली आंसू बहाने लगा था। अब तो दुनिया भर के नेता हिंदुस्तान के मेहमान बन चुके हैं, इसलिए आतंकी जिन्नापुर की बोली बदल चुकी है। आने वाले दिनों में लोग मोदी साहब के नाम के ऊपर PhD किया करेंगे, रिसर्च किया करेंगे, द वे ही हैज टेकन इंडिया टू द नेक्स्ट लेवल। मैं हमेशा ये कहता हूं पाकिस्तानी अपने भाइयों से कि देखें, उनको चाय वाला मिला है, आप भी कोई समोसे वाला ढूंढ लें, कोई आप भी कोई फ्रूट वाला ढूंढ लें, लेकिन वो मुखलिस हो पाकिस्तान के लिए। कैंपेन देखी जाए अगर, तो मैं इसमें गलत नहीं होगा कि ये आज से नहीं, काफी सालों से ये कैंपेन चलाई जा रही है। जिस मुल्क ने वजूद में आने के बाद से ही हिंदुस्तान के खिलाफ नफरत की खेती की हो, उस मुल्क की बर्बादी से किसी को शिकवा नहीं होता है। G20 को लेकर पाकिस्तान की बौखलाहट की वजह और भी है। मसलन G20 में शामिल होने कई इस्लामी देशों के राष्ट्राध्यक्ष दिल्ली पहुंचे हैं। सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भी उनमें शामिल हैं। चीन के अलावा पाकिस्तानियों का चूल्हा सऊदी की खैरात से ही जलता रहा है। यही वजह है कि क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोदी के गले मिलने वाली इन तस्वीरों को देखने के बाद जिन्ना के मुल्क के होश फाख्ता हो चुके हैं। खुद सुनिए। सऊदी अरब, अमेरिका और जो है UAE मिलके ना और इंडिया के साथ एक ऐसा रेलवे जाल बिछा रहे हैं जो उनको मिडिल ईस्ट से कनेक्ट करेगा। तिजारत रेलवे लाइन के थ्रू होगी, बड़ा पैसा कमाने जा रहा है इंडिया। क्या कहेंगे इस पे? इंडिया कमा सकता है, हम लोग नहीं कमा सकते। हम क्यों नहीं कमा सकते? हमारे पास किस चीज़ की कमी है? हमारे पास इसलिए कमी है नहीं है, हमारे जो हुक्मरान है, जो जितने बड़े, वो सही हो जाए तो इंशाल्लाह हमारा पाकिस्तान सही हो सकता है। पाकिस्तान सही हो ही नहीं सकता है। जिस मुल्क की जड़ों को ही नफरत के जहर से सींचा गया हो, उस मुल्क के मुस्तकबिल में परमानेंट मातम लिखा हुआ है। जानना चाहते हैं क्यों? तो जिन्ना के मुल्क की जहर उगलने वाली जमात को सुनिए। हम दिफाई तौर पे इंडिया से बहुत आगे हैं और एक दिन होगा कि इंडिया
पाकिस्तान का हिस्सा होगा, सीधी सी बात है। हमने तो अभी बहुत लंबी तैयारियां की हुई हैं। इंडिया पाकिस्तान का हिस्सा होगा? अल्हम्दुलिल्लाह होगा। वो नहीं, वो कब और कैसे होगा? हमने गज़वा हिंद भी लड़नी है। अच्छा। ये हमारे बड़ों ने भी बताया हमें, और एक दिन होगा और इंडिया पाकिस्तान का हिस्सा होगा, ये आपको कन्फर्म बता रहा हूँ, और इंशाल्लाह होगा। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। 2 वक्त के फाके पड़े हैं। भूखी आवाम हुक्मरानों का फर्जी गुमान निगलने को बेताब बैठी है, लेकिन जिन्ना के सियासी वारिसों की जुबां का जहर कम नहीं हुआ है। पाकिस्तान की बर्बादी की असल वजह यही है। इसी नफरती तालीम की वजह से पाकिस्तान पाताल में समाने वाला है। इसीलिए दिल्ली से आती तस्वीरों को देख पाकिस्तानी अपने मुकद्दर को कोस रहे हैं। हम कहते हैं कि अगर हम डिवाइड ना हुए होते, हम अंग्रेज़ों के कब्ज़े में होते अभी तक, तो हमारी हालत इससे 100% बेहतर होती। हमारे पास हॉस्पिटल होते, फ्री मेडिकल की फैसिलिटी होती, हमारे पास एजुकेशन होती, और हम इस गंदे जो गठजोड़ करप्शन के हैं और नाइंसाफ़ी का अभी जो इनजस्टिस का सिस्टम चला हुआ है, कानून को दबा के रख दिया है, इससे कम से कम पाक होते। ज़माने भर के सामने भीख मांगना, मदद के लिए गिड़गिड़ाना और हर जगह से दुत्कार मिलना, ये जिन्ना के मुल्क का मुकद्दर बन चुका है। गैरत बेचकर खा चुके पाकिस्तानी हुक्मरानों की ये हर दूसरे दिन की रिपीट रोना है। लेकिन ये पाकिस्तान की मजबूरी नहीं, बल्कि पाकिस्तान के लिए जरूरी सबक है। पाकिस्तानियों को पता है कि दुनिया उन्हें क्यों हिकारत भरी नजर से देखती है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से करूं, मैं किससे बात करूं? भूखे बंदे के साथ कोई रिलेशन नहीं होता। पाकिस्तान इस टाइम भूखा नंगा मुल्क है। हर बंदा कहता है ये हमारे पास आया होगा, इसी सिचुएशन के लिए आया होगा, एक अरब डॉलर दे दो, 1 अरब डॉलर दे दो। अब हमने कर्जा लेके कोई कारोबार तो करना नहीं, यहाँ कोई इंडस्ट्री तो लगानी नहीं। हमने 10 अरब दे दिए मीडिया को इश्तहारों में। अभी ये पिछली 16 माह की हुकूमत गई है, 10 अरब दे दिए ना मीडिया में, अपनी जो पब्लिसिटी है उसके लिए 10 अरब के इश्तिहार लगाए जो है, मीडिया पब्लिसिटी के लिए इश्तिहार दिए हैं 16 माह में, और 20 अरब जो है वो इलेक्शन में देने के लिए नहीं थे। आइन जो है वो दफन कर दिया है, कानून दफन कर दिया है, और वो आवाम का खून तक निचोड़ लिया इन लोगों ने, हड्डियों से नोच के खा गए गोश्त भी। वो जो असल में जिन्ना ने नफरत की बुनियाद पर पाकिस्तान बनाया। जिन्ना के इंतकाल के बाद बाकी हुक्मरानों ने पाकिस्तान की जड़ों में जहर घोलने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन वक्त के साथ पाकिस्तान के एक तबके को इसका एहसास हो चुका है। हम अपनी सोच भी मुसल्लत करते हैं, हम अपने रवैये भी मुसल्लत करते हैं, हम अपना वे ऑफ स्टाइल भी मुसल्लत करते हैं। यही एक्सट्रीमिज्म होता है। हम एक्सट्रीमिस्ट है। अब वो मैं नाम नहीं ले सकता एग्जैक्ट नाम ले लिया तो सर वो बड़े चित्र पड़ने हैं, उन्हें तो उठा के ले जाना है। आने वाले दौर में पाकिस्तान के जो बच्चे हैं वो दुबई सऊदीया नहीं जाएंगे, वो अफगानिस्तान की तरफ माइग्रेट करेंगे, इंडिया की तरफ करेंगे वहाँ पे, क्योंकि जब लोगों को एक चीज़ इजीली फेल होगी, वहाँ पे इकोनॉमी उनकी स्टेबल हो चुकी है, तो पाकिस्तानी वहाँ जाएंगे, मूव करेंगे। तो अब अफगानिस्तान कभी पाकिस्तान नहीं है। जिस बंदे का अखलाक अच्छा नहीं है उसकी कोई इबादत कबूल नहीं, उसकी हज नमाज रोज़ा कोई कबूल नहीं है। जो अपनी मेरी मखलूक से, अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करता है वही एक अच्छा इंसान है, उसी की इबादत कबूल है। तो ये वो चीज़ें हैं कि हम इंसानियत से दूर होते गए, हम हिंदू बन गए, हम सिख बन गए, हम सुन्नी बन गए, हम शिया बन गए, वहाबी बन गए। क्या हमने हर एक को सलाटर किया हुआ। पाकिस्तान की हकीकत यही है। जिस पाकिस्तान के लिए जिन्ना ने सरहद पर खून की लकीरें खींची थी, वो पाकिस्तान सिर्फ एक ख्याल था जो अब खाक में मिल चुका है। इसीलिए दहशतगर्द मुल्क के मुकद्दर में सिर्फ अंधेरा लिखा है। यकीन मानिए, अगर ऐसे ही हालात रहे तो एक दिन पाकिस्तान सिर्फ इतिहास की किताबों में ही मिलेगा, और वो दिन भी दूर नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।